हर खबर जरूरी नहीं होती, लेकिन जो जरूरी होती है वही हम दिखाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं सच्ची और भरोसेमंद खबरें, तो भारत गूंज को अभी सब्सक्राइब करें। बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नवीन के रूप में भाजपा को पहली बार युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। इसकी औपचारिक घोषणा आज होगी। इसके साथ ही बिहार से कोई नेता पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंचेगा। 45 साल के नितिन नवीन का राजनीतिक करियर 20 वर्षों का रहा है। भले ही उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को कम उम्र में संभाला, लेकिन आगे की राह उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर बनाई। उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम से भाजपा के विधायक रहे थे। विधायक रहते उनका निधन 2005 में हो गया था। तब नितिन नवीन की उम्र सिर्फ 25 साल थी। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। 2006 में अपने पिता के निधन से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में वह भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतरे और सफल रहे। 2 दशक के राजनीतिक करियर में उन्होंने विधायक, मंत्री और संगठन के विभिन्न दायित्वों को पूरा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया। इस दौरान हर विधानसभा चुनाव में वह भारी अंतर से जीते। मृदुभाषी, संगठनकर्ता, विनम्र और निर्णय लेने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान है। युवा कार्यकर्ताओं के बीच वह लोकप्रिय रहे हैं। पिछले 14 वर्षों से पटना में श्री श्री रामनवमी शोभायात्रा अभिनंदन समिति के माध्यम से भव्य रामनवमी का आयोजन करते रहे हैं। 2021 में पहली बार मंत्री बने। वर्ष 2021 में पहली बार उन्हें मंत्री बनाया गया। इन्हें पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिली। वर्ष 2024 में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री बने। 2025 चुनाव के बाद फिर इन्हें पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वह वर्ष 2008 में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य रहे। वर्ष 2010 से 2013 तक भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। 2016 से 2019 बिहार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रही है। नितिन नवीन की माता का नाम मीरा सिन्हा है। पत्नी दीपमाला है। इनके 2 बच्चे हैं। बेटा का नाम नैतिक है, जो कक्षा 2 का छात्र है। बेटी नित्या उससे छोटी है। सम्राट बोले, पार्टी को युवा नेतृत्व पर भरोसा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौधरी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भाजपा में नवीन युग की शुरुआत है। सम्राट चौधरी ने जारी बयान में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने युवा चेहरे को संगठन की कमान सौंपकर स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी को युवा नेतृत्व की क्षमता और ऊर्जा पर पूरा भरोसा है। बिहार के लाल को मिली यह जिम्मेदारी पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। युवा, विनम्र और सर्वप्रिय नेता के रूप में नितिन नवीन पार्टी को नई दिशा और नई ऊर्जा देंगे। नितिन के रूप में भाजपा में नए युग की शुरुआत। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किए गए नामांकन के बाद बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इसे भाजपा में नए युग की शुरुआत बताया है। संजय सरावगी ने जारी बयान में कहा कि आज का दिन पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने वाली पार्टी है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नामांकन हुआ और मंगलवार को इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। यह संगठन के लिए गर्व का पल होगा। भाजपा में पहले भी कार्यकारी को अध्यक्ष का पद सौंपा जा चुका है। पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति रहे। दरअसल साल 2000 में पार्टी ने वंगारू लक्ष्मण को अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि 1 साल बाद ही एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद लक्ष्मण ने इस्तीफा दे दिया। इसके चलते भाजपा ने 2001 में जना कृष्णमूर्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कुछ ही समय बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें पूर्ण अध्यक्ष बनाया, लेकिन 2002 में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री पद सौंप दिया गया। ऐसे में कृष्णमूर्ति ने भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उनके बाद वेंकैया नायडू पूर्णकालिक अध्यक्ष बने थे। दूसरा उदाहरण जेपी नड्डा का है, जिन्हें 2019 में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 2020 में उन्हें भाजपा का अध्यक्ष चुन लिया गया। उनका कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन पहले 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर अलग अलग राज्यों में कार्यकारिणी के चुनाव पूरे न हो पाने की वजह से भाजपा के अगले अध्यक्ष का चुनाव रुका रहा। भारत में विकसित निजी 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। उद्योगों और संस्थानों को अपना खुद का निजी 5G नेटवर्क बनाने और संचालित करने में सक्षम बनाने वाला एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सोमवार को लॉन्च किया गया। इसे इंडियन ओपन सोर्स फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कंसोर्टियम ने जारी किया है। इसका नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर रहा है, जबकि IIT दिल्ली और CDAC इसके प्रमुख साझेदार हैं। इस परियोजना को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का वित्तीय सहयोग प्राप्त है। कंसोर्टियम के अनुसार
वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में ग्रामीण कनेक्टिविटी, रेलवे, आपदा प्रबंधन, रक्षा, शिक्षा और ड्रोन नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य शोध आधारित कार्यक्रमों को व्यावहारिक बुनियादी ढांचे में बदलना है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मिलने वाले स्नेक वेनम एंटी सीरम का सैंपल फेल हो गया है। सर्पदंश पर लगाए जाने वाले इस एंटी सीरम को महाराष्ट्र सरकार के हाफकिन बायो फार्मा में तैयार किया गया। सैंपल जांच के लिए केंद्रीय ड्रग्स लैब (CDL) कसौली भेजा था। प्रयोगशाला में जांच के दौरान एंटी सीरम में मॉइस्चर नमी की मात्रा 3% से ज्यादा पाई गई है। CDL ने सैंपल फेल होने की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को भेज दी है। हाफकिन बायो फार्मा से सरकारी स्तर पर वैक्सीन की सप्लाई होती है। स्नेक वेनम एंटी सीरम का सैंपल फेल होने के बाद अब बैच पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के लिए कहा है ताकि वैक्सीन का गलत प्रयोग न हो सके। वहीं बाजार में भी संबंधित बैच का एंटी सीरम नहीं उतारा जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में जांच के दौरान एंटी सीरम का सैंपल 2022 के मानकों को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसके चलते यह फेल पाया गया है। बिहार राज्य में चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों के रोस्टर क्लियर हो गए। चौथे चरण की शिक्षकों की बहाली में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए इस बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) उत्तीर्ण 2,56,301 अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। रोस्टर क्लियरेंस का कार्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए प्रावधानों के तहत हुआ है। हालांकि रोस्टर क्लियरेंस के बावजूद संबंधित अधिकारी यह बात पाने की स्थिति में नहीं है कि रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अधिकारियों की माने तो रोस्टर क्लियरेंस के बाद कोटिवार पदों की गणना पर आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है। रोस्टर क्लियरेंस के साथ बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने की तैयारी की गति तेज हो गई है। माना जा रहा है कि चालू जनवरी माह में ही अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। चौथे चरण में 1 लीटर से 5वीं प्राथमिक, 6ठी से 8वीं मध्य, 9वीं 10वीं माध्यमिक एवं 11वीं 12वीं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वैकेंसी बिहार लोक सेवा आयोग से आएगी। 9वीं 10वीं माध्यमिक एवं 11वीं 12वीं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में इस बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) के तहत 2 पत्रों की परीक्षा होती है। प्रथम पत्र में उत्तीर्णता हासिल करने वाले 9वीं 10वीं माध्यमिक शिक्षक पद के पात्र होते हैं। इससे इतर द्वितीय पत्र की परीक्षा पास करने वाले 11वीं 12वीं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के पात्र होते हैं। इस बार प्रथम पत्र के तहत 16 विषयों के लिए परीक्षा हुई थी। इसमें 2,46,415 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उनमें 1,54,145 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार द्वितीय पत्र के तहत 29 विषयों के लिए परीक्षा हुई थी। 1,95,799 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उनमें 1,02,156 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इन सभी अभ्यर्थियों को अब चौथे चरण की वैकेंसी का इंतजार है। बिहार के प्रखंड शिक्षा स्तर पर कार्यरत कर्मचारी शिक्षकों का सम्मान करेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) को छोड़कर प्रखंड स्तर पर कार्यरत कर्मचारी शिक्षक से कनीय है। ऐसे में शिक्षक BEO को छोड़कर किसी कर्मचारी को सर नहीं कहेंगे। आदेश में कहा गया है कि प्राय प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक को कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के संदर्भ में पद के अनुसार व्यवहार एवं वार्तालाप करते नहीं पाया गया है, जिससे समाज के दर्पण कहे जाने वाले शिक्षकों की गरिमा धूमिल हो रही है। शिक्षक क्या करना है? कई शिक्षकों ने कार्यालय के कर्मियों द्वारा वरीयतापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय में हरकत में आया था। कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखापाल, डाटा ऑपरेटर, प्रखंड साधन सेवी आदि कोटि के कर्मी शिक्षक से कनीय है। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों को पद के अनुसार संबोधन सुनिश्चित करेंगे और अपनी गरिमा बनाए रखेंगे। शिक्षकों का सम्मान नहीं करने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वे समृद्धि यात्रा के दौरान सोमवार को सीतामढ़ी के चंदौली हित नारायण उच्च विद्यालय व शिवहर के किसान मैदान में अलग अलग जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का अगला महालक्ष्य राज्य में 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां सृजित करना है। इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि सबका सम्मान जीवन आसान आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके पहले समृद्धि यात्रा में सीतामढ़ी व शिवहर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 7 निश्चय 3 से समृद्ध बिहार की नई इबारत लिखी जाएगी।
7 निश्चय 2 तक राज्य के हर क्षेत्र में बुनियादी विकास हुआ है। अब 7 निश्चय 3 के जरिए बिहार को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सीतामढ़ी के बेलसंड स्थित हितनारायण हाई स्कूल में घोषणा की कि सीतामढ़ी में औद्योगिक विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बेलसंड में बागमती नदी पर बने चंदौली पुल व अप्रोच पथ सहित कुल 208.12 करोड़ की लागत से बनी 26 योजनाओं का उद्घाटन किया। चंदौली स्थित हितनारायण हाई स्कूल में 346 करोड़ की लागत से 41 योजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पूर्व सीएम ने शिवहर वासियों को 59 करोड़ की लागत वाली 103 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 1378.09 करोड़ रुपए की बागमती तटबंध परियोजना को क्षेत्र के लिए वरदान बताया। 144.51 किलोमीटर लंबे इस तटबंध का न केवल ऊंचीकरण किया जा रहा है, बल्कि इसके ऊपर कालीकरण कर पक्की सड़क भी बनाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें सच और तथ्यों के साथ लगी हों तो वीडियो को लाइक करें और भारत गूंज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सच्ची खबर हर घर तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।